हम बात करते हैं बेटा कोलिजन्स की। कोलिजन क्या होता है? दो पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। इंटरैक्शन बोलते हैं बेटा फिजिक्स में। ये जरूरी नहीं है कि कोलिजन जब होगा तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को फिजिकली हिट करेगी। जब भी किसी पार्टिकल का पाथ, when the path of an object is influenced by another object, then the collision has taken place. जब भी एक पार्टिकल का पाथ किसी दूसरे पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो इसका मतलब है कोलिजन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एक अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस को हेड ऑन कोलाइड करने वाला था, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये वापस आ जाता है। तो इस अल्फा पार्टिकल का पाथ जो है वो न्यूक्लियस ने इन्फ्लुएंस किया, तो हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोलिजन हुआ। बेशक वो फिजिकली हिट नहीं किया उसको, फिर भी कोलिजन हैज टेकन प्लेस क्योंकि पाथ जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी एक पार्टिकल के पाथ को दूसरा कोई इन्फ्लुएंस करेगा तो कोलिजन होता है। इन कोलिजन्स को देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप। टाइप समझाता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से। अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करके वापस उसी हाइट में चला जाता है, ये एक केस। दूसरा केस, इसी हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहां ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद थोड़ा कम हाइट तक गया, दूसरा केस। तीसरा केस ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट यहां आया और फिर यहां से रीबाउंड हुआ ही नहीं, यहीं बैठ गया। ठीक है, ऐसे एक एक्सेप्शनल केस और भी होता है कि बॉल यहां से आता है और ज्यादा ऊपर चला जाता है, जो क्रेजी बॉल बोलते हैं जिसको, जिसका सारा सेंटर ऑफ मास थोड़े से रीजन में ही होता है, सारा मास जो है वो थोड़े से रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये जो कोलिजन है इसे बोलते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये जो कोलिजन है ये इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन, ये जो कोलिजन है इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और ये है बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन। Most of the collisions are of this category. ज्यादातर कोलिजन जो है वो इस कैटेगरी के होते हैं। ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये एक रेयर फिनोमिना है, सिर्फ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल में ही होता है। एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पर ही इलास्टिक कोलिजन जो है वो प्रैक्टिकली हो रहा है। डेली लाइफ में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, सुपर इलास्टिक भी एक रेयर फिनोमिना है।
कैसे हम डिफाइन करते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है, या पहले इन इलास्टिक देख लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। Only momentum remains conserved. There is loss of kinetic energy. इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है इसमें क्या होता है, द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज जुड़ जाती हैं। ठीक है, हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे आज। पता चल गया कैसे डिफाइन करना है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, बताऊंगा मैं डायग्राम की हेल्प से। सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका मतलब कोई भी कोलिजन किसी फोर्स के कारण नहीं हुआ। एक बॉडी फास्ट चल रही है, आगे वाली बॉडी स्लो चल रही है, उसको हिट कर दिया, राइट। तो जब फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक चाहे इन इलास्टिक, ये याद रखो, हर एक कोलिजन में मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। हम बात करेंगे बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन ए स्ट्रेट लाइन, या ऐसे बोलो या ऐसे बोले, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास है m1 और ये जा रहा है आगे विद वेलोसिटी u1। इसके आगे एक दूसरा बॉल चल रहा था जिसका मास है m2 और ये थोड़ा स्लो जा रहा है, ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, u1 u2 से बड़ा है, थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो ये उसको हिट करेगा। ये होगा इन दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ आपको याद होगा यही सिचुएशन हमने लॉज ऑफ मोशन में भी कंसिडर की थी, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया था। इतना हमें पता है कि इस एनालिसिस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, हमने प्रूव किया हुआ है। अदरवाइज भी आप सीधा देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब फोर्स नहीं होती तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है। सो हम 3 पार्ट्स में इस पूरे सिचुएशन को डिवाइड करके समझेंगे। दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन, right? This is a picture during collision.
and this is the picture after collision, right? Before collision, during collision and after collision. मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ बेटा। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा, विच मीन्स m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम देखो, आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम देखो, दोनों को इक्वेट कर। ये m1v1 वाली टर्म इधर ले आओ, ऐसे आ जाएगा m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। आप m1 कॉमन ले लीजिए बेटा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू यहां से m2 कॉमन ले लो, v2 माइनस u2, और इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मोमेंटम कंजर्वेशन है बेटा, जिसके बेसिस पे हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, राइट? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देखो, I'll write it here, या चलो एक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 m1u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m2u2 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। देयरफॉर यू कैन राइट m1 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, इसको शिफ्ट करो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा u2 स्क्वायर हो गया। बेटा ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा और एनालाइज करें, इफ वी डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, क्या मिल जाएगा बेटा? पहली इक्वेशन आई मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी आई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, देयरफॉर m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओवर m2 इंटू v2 माइनस u2। दिस m1 विल बी आउट, यहां से m2 यहाँ न्यूमरेटर में देखो बेटा, आप लिख सकते हो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, और इधर आप लिखोगे
V2 माइनस U2 इंटू V2 प्लस U2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस U2, सो दैट आपका ये U1 माइनस V1 कैंसिल, ये V2 माइनस U2 कैंसिल, तो ये आएगा U1 प्लस V1 इक्वल टू U2 प्लस V2। सो फाइनली आपके पास जो तीसरी इक्वेशन आएगी, ये लिख लीजिए बेटा, ये आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इसको नोट करें। मैं एक बार ये तीनों इक्वेशंस लिख के फिर से आऊंगा आपके पास। अभी फर्स्ट इक्वेशन है ठीक है बेटा, दीज आर द 3 इक्वेशंस। पहली दोनों इक्वेशंस तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तीसरी इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा या तीसरी इक्वेशन का क्या स्टेटमेंट आएगा वो समझना। ये जो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी हमने U1 कंसीडर करी, ये पीछे है, और जिसकी वेलोसिटी हमने U2 ली वो आगे है ना। U1 U2 से बड़ा होगा तभी ये U1 माइनस U2 आया है, और सेपरेट होने के बाद V2 माइनस V1 आ गया, मतलब सेपरेट हो रहे हैं। वो आगे वाली बॉडी आगे जा रही है, पीछे वाली यहाँ इसके पास आ रही थी। याद होगा बेटा आपको, जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो हमने देखा था पहले, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, बिकॉज अप्रोच मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो पहला कंक्लूजन तो यही याद रखना है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, देखो जरा इसको। इन 3 इक्वेशंस के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज की एक्सप्रेशन मतलब V1 और V2 का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे, एक निकाल के देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 3 V2 कितना आएगा, इक्वेशन 3 से V2 निकालना है। V2 बनेगा U1 माइनस U2 प्लस V1। इसे आप पुट करें इक्वेशन 1 में, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। अभी करो, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आएगा M1 इंटू U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2। U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2 आ गया। पता चला? इस V2 की जगह क्या पुट किया मैंने? यस सर। इस V2 की जगह मैंने क्या पुट किया? ये। और ये कहां से लाया है? ये इक्वेशन 3 से लाया है। U1 माइनस U2 प्लस V1 इज V2। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया इसकी जगह। अब आपने इस इक्वेशन का ही मैनिपुलेशन करना है और फाइंड करना है V1 का एक्सप्रेशन। M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 इंटू, देखो ध्यान से, ये U1 है, ये V1 है, और ये 2U2 है। ऐसे लिखूं, M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। बोलो, M2 U1
m2 v1 2 m2 u2। सिंस हमने बेटा v1 फाइंड करना है, इसलिए अब ऐसे मैनिपुलेट करो कि v1 एक तरफ रहे और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। ये m1 u1 है, इधर से आएगा माइनस m2 u1 हो जाएगा, v1 उधर ही रहने दो, प्लस 2 m2 u2 हो जाएगा, इक्वल टू, ये तो यहां पहले से पड़ा है और इधर से ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1 v1। इन दोनों में से आप u1 कॉमन ले लो, 2 m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। तो आपके पास देखो फाइनल एक्सप्रेशन v1 का आ गया है, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर देना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर v1। सिर्फ मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। जैसे मैंने बेटा v1 का फॉर्मूला डिराइव करके दिया, वैसे ही v2 का कैसे निकालेंगे। यहां से इक्वेशन 3 से v2 निकाला था तो इक्वेशन 1 में पुट किया। अगर मैं आपको बोलता कि v1 निकालो, इक्वेशन 3 से v1 निकालो, देखना फ्रॉम इक्वेशन 3 v1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 देखना है, इक्वेशन 3 थी क्या, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो v1 कितना होगा, v2 माइनस u1 प्लस u2। पता चला कैसे, ये v1 इधर ले आओ, ये दोनों उधर शिफ्ट कर दो। अब इसे पुट करना इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व करो और निकालो v2 कितना आएगा और मुझे भेजो सॉल्व करके।